माँ की आवाज़ सुनकर निकिता किचन की तरफ गई और कुछ आलू, दो प्याज और प्लेट चाकू लेकर सब्जी काटने बैठ गई और सब्जी काटते काटते हुए अपना सारा गुस्सा प्याज पर निकालने लगी। बहुत तेज़ी से काट रही थी और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात भी हो रही थी। वैसे उसे प्याज काटने से भी बहुत आंसू आते थे, बस ये अच्छा मौका था कि आंसू छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। प्याज काट ही रही थी कि उसकी कलाई में खुजली सी लगी। अनजाने में चाकू से ही खुजला दिया, जिस वजह से उसकी कलाई चाकू की तेज धार से कट गई। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, मगर पुराने जख्म याद दिलाने के लिए काफ़ी थी। सब्जी काटते काटते हाथ के कटने से निकिता एक बार फिर अतीत के दौरे पर निकल पड़ी। सुनीता की शादी से आने के बाद उसे हर पल दीपक से मिलने की तमन्ना रहती थी। इसी के चलते एक दिन जब गर्मियों की छुट्टी थी, दिन भर घर पर बोर हो जाती और सोचने लगती दीपक को ही। गाने गुनगुनाती उसको सोचते हुए। इसी के चलते एक दिन उसने अपने हाथ को जख्मी कर दिया। हाथ में किसी नुकीले तार से खुरचकर दीपक लिख दिया। निकिता समझ चुकी थी कि उसे दीपक से प्यार हुआ है। ये प्रेम ही था जो उसे हर पल पूरिया तलता। दीपक तो कभी अपनी बातों से सबको हंसाता दीपक नजर आता था। उसके ख्यालों में घर बना चुका था दीपक। तब गर्मी की छुट्टियां थी। निकिता अपने हाथ पर दीपक लिख चुकी थी, जिसे घर वालों से छुपाने के लिए निकिता फुलबाजू कपड़े ही डालती थी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी पिटाई भी हो सकती थी। मीना जी ने अचानक ही प्लान बना लिया था गर्मी की छुट्टी में दिल्ली जाने का, लेकिन वो सिर्फ रानी और बबलू को ले जा रही थी। मैं भी चलूँगी, मैंने भी जाना है ताई के पास, निकिता बोली। पागल, इधर बाकी लोगों का ध्यान कौन रखेगा? एक हफ्ते की बात है, रानी और बबलू छोटे हैं, उनको ले जा रही हूँ। बस तू और पवन यहीं रहोगे अपने पापा के पास। मीना जी बोली, नहीं मम्मी, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी, और वैसे भी ताई ने मुझे बोला हुआ है कि छुट्टियों में आना। निकिता बोली, घर में कौन रहेगा इनके साथ, आप ही समझाओ इसे। मीना जी केदार जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बच्चे ही हैं, सबको ले जाओ, रौनक लगी रहेगी भाई साहब के घर में, कहाँ इनका ध्यान रख पाऊंगा मैं। सबको ले जाओ, हफ्ते की ही तो बात है। केदार जी बोले, पागल हो गए हो आप, क्या कहेंगे वो लोग? मीना जी बोली, यही कहेंगे कि केदार को क्यों नहीं ले आई, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता। केदार जी हंसते हुए बोले। केदार जी ने फैसला सुना दिया, बाकी निकिता की जिद थी। आखिर 2 दिन बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए। मुन्ना बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे तो ऐसा ही माहौल पसंद था, हुड़दंग बाजी करने वाला, खेलने कूदने वाला। दिन का समय था जब ताई के घर निकिता पहुंची थी। आने की खबर दे रखी थी, इसलिए सबके लिए कढ़ी चावल बनाए थे। निकिता सोच रही थी कि काश दीपक जी भी आ जाएं। तभी सुनीता ने मुन्ना से कहा, मुन्ना जा, मामा को भी बुला ला, विपिन भाई साहब आए हैं आपके। मीना जी ने पूछा, उन्हें कहाँ फुर्सत है आने की? दीपक आया है, आज सुबह ही आया। सुनीता ने बताया। अच्छा, वही मजाकिया जो तुम्हें छेड़ता रहता है? मीना जी बोली, आदत है उसकी बकवास करने की, अभी आएगा तो खुश हो जाएगा आप लोगों को देखकर। पूछ रहा था मुझसे आप लोगों के बारे में। सुनीता बोली, हम लोगों के बारे में? किसके बारे में पूछ रहे थे? अचानक निकिता उत्सुक होकर पूछ बैठी। कब तक दिल की खुशी को समेटे रखती? मुन्ना मामा को बुला ला, बोलने में ही उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। अरे केदार भाई साहब के साथ बहुत रहा वो सुनीता की शादी में, फिर बच्चे उसे पसंद नहीं खेलने कूदने के लिए। यही पूछ रहा था कि शादी में उनके बच्चों ने रौनक लगाई थी। मैंने भी बोल दिया, फिर आने वाले हैं रौनक लगाने, सुनीता बोली। निकिता सोचने लगी कि ज़रूर वो मेरे बारे में ही पूछना चाहते होंगे। तभी तो दीपक वहाँ आया। अरे यहाँ तो पूरी बटालियन बैठी हुई है। मीना जी के पैर छूते हुए दीपक बोला, कैसा है और घर परिवार सब बढ़िया है? मीना जी ने पूछा। हाँ जी, सब बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हो और बच्चे कैसे हैं? दीपक ने पूछा। हम जैसे हैं सामने ही हैं और बच्चे भी ये हैं, सब बढ़िया हैं, मीना जी बोली। पवन, बबलू और संस्कारी रानी उठे और दीपक को प्रणाम किया। निकिता ने बस मुस्कुराकर शर्माकर एक बार उसकी तरफ देखा। दीपक भी मुस्कुरा दिया। दीपक ने अपना आसन ग्रहण किया और सब बैठकर खाना खाने लगे। शाम के 5 बज रहे थे। दीपक ने मीना जी को कहा कि मैं और मुन्ना पार्क जा रहे हैं, आप लोगों ने चलना है क्या? मैं क्या करूँगी पार्क घूमकर, बुलंद शहर में हमारे घर के आसपास पार्क ही पार्क है, आना कभी, तुझे घुमाऊंगी पार्क। दिल्ली में कहाँ ऐसे पार्क? मीना जी बोली, हम तो हवा खाने जा रहे हैं और वहाँ बैठकर तो आनंद ही आ जाता है, ठंडी लहर चलती है हवा की। हम चलेंगे भैया, पवन ने आवाज़ दी और भागते हुए आया। क्यों नहीं, ज़रूर चलो, दीपक बोला। दीपक उन दोनों को लेकर जाने लगा तो पवन बोला, रुको, दीदी भी आ रही हैं। निकिता, दीपक कुछ कहते कहते रुक गया। चलो जल्दी बुला लो, दीपक बोला। निकिता बाहर आई और उनके साथ जाने लगी। तू क्या करेगी वहाँ जाकर? मीना जी ने टोका। मम्मी, घर में भी क्या करूँगी, निकिता ने कहा। चल ठीक है, पवन का ध्यान भी रखना, मीना जी ने कहा।
दीपक, निकिता, मुन्ना और पवन पार्क की तरफ चल पड़े। उससे पहले एक दुकान आई। दीपक ने सबसे पूछा, कुछ खाना पीना है तो बोल दो। कुछ नहीं खाना, बस घूमना है आपके साथ, निकिता बोली। मुझे तो खाना है चॉकलेट, मुन्ना ने अपनी मांग रखी। जबकि पवन चुप रहा। वो जानता था जो सब खाएंगे उसे भी देंगे, बोलकर क्या फ़ायदा। दीपक ने फिर निकिता से पूछा, आपको क्या पसंद है? वही सब खाएंगे आज। मुन्ना को तो बस चॉकलेट खाना होता है, रोज़ यही खाता है। आज स्वाद बदल जाएगा कुछ। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, जो सब खाएंगे मैं भी खा लूँगी। फिर भी आपका कुछ तो खाने का मन कर रहा होगा, दीपक बोला। आइसक्रीम खाएं, गर्मी है, निकिता बोली। ये बेस्ट आइडिया है, चलो आइसक्रीम तो आगे वाली दुकान पर मिलेगी। दीपक बोला, मैं भी यही सोच रहा था सच में, मगर मुझे लगा आपको कुछ और खाना होगा। दीपक आइसक्रीम खरीदते हुए निकिता से बोला, अच्छा तो हमारी पसंद एक जैसी है, निकिता बोली। मिलती तो है पसंद थोड़ी बहुत। मुझे शाम को पीली धूप में हवा के झोंके में घूमना बहुत पसंद है। आपको? दीपक ने पूछा और आइसक्रीम उसको पहले पकड़ाई। फिर एक मुन्ना और पवन को भी दी। आइसक्रीम का पैकेट फाड़ते हुए निकिता बोली, मुझे भी, और गर्मियों में रात को गिरता तारा देखना भी बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल, जून के महीने में तो मैं छत में ही मंजा लगाकर सो जाता हूँ और तारे देखकर ही सोता हूँ, दीपक बोला। सब आइसक्रीम चूसते चूसते पार्क की तरफ जा रहे थे। निकिता दीपक एक साथ चल रहे थे बात करते करते, जबकि मुन्ना पवन को लेकर उनसे पहले पार्क पहुंचने की होड़ में भाग रहा था आगे आगे। मंजा ये क्या होता है? निकिता ने पहले कभी सुना नहीं था। चारपाई, दीपक ने कहा। अच्छा तो दिल्ली में चारपाई को मंजा कहते हैं, हमारे बुलंदशहर में खटिया या खाट बोलते हैं, निकिता बोली। वो तो यहाँ भी बोलते हैं, मगर मंजा भी बोलते हैं, दीपक बोला। ये दोनों कहाँ भाग रहे हैं? मुन्ना का रास्ता तो पता है ना, निकिता बोली। हाँ, मुझे वही लेकर आता है, दीपक बोला। आपको एक बात बतानी थी मगर हिम्मत नहीं हो रही है, निकिता ने कहा। मैंने पहले ही कहा है आपको, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। निसंकोच सब कुछ बोल सकती हो, दीपक ने निकिता की हिम्मत बढ़ाई। मतलब बताना नहीं, दिखाना है कुछ, लेकिन पहले आपको कुछ वादा करना होगा, निकिता बोली। आपकी हर बात मंजूर है हमें, बस आप हुक्म करो, दीपक बोला। नहीं, आप वादा करो कि जो मैं आपको दिखाऊंगी आप किसी को नहीं बताओगे। मेरी मम्मी को पता लगा तो वो बहुत पिटेंगी, निकिता बोली। दीपक की उत्सुकता बढ़ रही थी। आखिर निकिता ऐसा भी क्या दिखाने वाली थी जो वो अपने घर वालों को नहीं दिखा सकती थी? वादा किया किसी को नहीं बताऊंगा, दीपक बोला। निकिता ने चलते कदमों को रोक लिया और मुन्ना पवन को थोड़ी दूर जाने दिया। दीपक की आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। निकिता अभी भी खा रही थी। निकिता ने अपनी बची हुई आइसक्रीम दीपक को थमाई और अपने हाथ का बाजू ऊपर किया। उसकी कलाई में खुरचकर दीपक लिखा था, जो अब तक जमी हुई खून की थक्के से घाव जैसा मालूम हो रहा था। दीपक चौंक गया। ये क्या है, किसने किया है? दीपक ने पूछा। मैंने लिखा है, निकिता बोली। दीपक थोड़ा डर सा गया था घाव देखकर। उसने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा दीपक जो हाथ में लिखा था उस पर उंगली फेरते हुए बोला, पागल हो गई थी क्या? ऐसे कैसे लिख दिया? दर्द नहीं हुआ बिल्कुल? अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, तब हुआ था थोड़ा, अब नहीं होता है। आज 3-4 दिन हो गए, निकिता बोली। लेकिन ये लिखा क्यों? ये तो मेरा नाम है, दीपक बोला। हाँ, आपका ही नाम लिखा था, आप मुझे अच्छे लगते हो इसलिए, निकिता बिल्कुल शांत लहजे में बोली। दीपक ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और हंसते हुए बोला, आप बिना बिल्कुल बच्चों सी हरकत करती हो, सच बोल रही हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, निकिता बोली। अच्छे तो आप भी हो, लेकिन कोई अच्छा लगे तो क्या उसका हाथ नाम में दर्ज करते हैं? किसी कॉपी में लिख लेते, दीपक बोला। नहीं, हर कोई आप जितना अच्छा नहीं होता। हाथ में जो सबसे अच्छा लगे उसका नाम लिखते हैं, निकिता बोली। ये किसने सिखाया आपको? दीपक बोला। मैंने देखी थी एक फिल्म, पापा के साथ सिनेमा गई थी, उसमें देखा, निकिता बोली। अच्छा, और क्या क्या सीखा फिर? दीपक बोला। आप बताओ, आपको मैं कैसी लगती हूँ? निकिता फिर नादानी से पूछने लगी। पार्क पहुँच चुके थे दोनों। बहुत प्यारी हो आप, दीपक बोला। निकिता कुछ कहती कि मुन्ना और पवन उनके पास आ गए। कितने धीरे चलते हो आप लोग, हमने पार्क के 2 चक्कर लगा दिए आपके आने तक, मुन्ना बोला। पवन ने निकिता की कलाई पकड़ी और खींचते हुए बोला, दीदी यहाँ पार्क में झूला भी है, चलो झूलते हैं। आउच, हाथ छोड़, मैं आ रही हूँ ना, निकिता बोली। शायद उसकी कलाई में दर्द हुआ ज़ोर से पकड़ने पर, मगर पवन ने नहीं छोड़ी क्योंकि उसे पता नहीं था कि हाथ में चोट है। हाथ छोड़ तो पहले, निकिता चिल्लाई। आप चलो पहले, पवन बोला। दीपक जान चुका था हाथ दर्द कर रहा होगा। उसने ज़िद्दी पवन से उसका हाथ छुड़ाया और कहा, चलो आपको मैं झुलाऊंगा। थैंक्स, निकिता बोली। मुन्ना और निकिता भी दीपक और पवन के पीछे पीछे झूले की तरफ चल दिए। अब बारी बारी सबने झूला भी झूला और फिर थोड़ी देर पार्क में टहले। अंधेरा होने से पहले घर भी जाना था, इसलिए उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और वापस घर की तरफ चल दिए।
आप कितने साल के हो? निकिता ने सवाल किया। कितने साल का लगता हूँ देखने में? दीपक मुस्कुराता हुआ बोला। 18 साल के, मुन्ना बोल पड़ा क्योंकि अभी चारों एक साथ चल रहे थे। 20 साल के भी हो सकते हो, पवन ने भी सुझाव दिया। आप बताओ निकिता, दीपक बोला। निकिता को अपना नाम दीपक के मुंह से बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता, आप बताओ ना, निकिता बोली। 23 साल का हो गया हूँ मार्च में, दीपक ने कहा। अच्छा, मुझे 13 अगस्त में होंगे 15 साल पूरे। इस हिसाब से मैं आपसे 8 साल छोटी हूँ, निकिता बोली। 8 साल 5 महीने, दीपक बोला। दिन का भी हिसाब लगा लीजिए, इतनी बारीकी से मत सोचो। 8-10 साल तो चलता ही है, निकिता बोली। वापसी में भी खिला दो आइसक्रीम मामा जी, मुन्ना बोला। चुप रह ले, सर्दी लग जाएगी, ज़्यादा नहीं खाते, दीपक ने डांटते हुए कहा। अच्छा, आपकी तो शादी की उम्र हो गई है, शादी कब तक कर रहे हो? निकिता ने मजाक में पूछा। करूँगा, अभी बहुत उम्र है, दीपक बोला। बातों में ऐसे ही सवाल जवाब करते हुए चारों घर पहुंचे। निकिता उस दिन बातों बातों में इजहार करती रही, मगर दीपक समझ नहीं पाया। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे एहसास दिलाऊं कि मैं कितना चाहती हूं उन्हें? वो तो मजाक समझते हैं सब, क्या करूं कि वो सब जान जाएं? ऐसा क्या कहूं उन्हें कि वो समझ सके मेरे एहसास? निकिता रात भर सोचती रही, करवटें बदलती रही। कल मैं उन्हें सब साफ साफ बता दूंगी। कल मैं कह दूंगी उन्हें कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है वो भी करते हैं। तभी तो मेरे कहने पर सबको आइसक्रीम खिलाई। तभी तो ताई जी से हमारे बारे में पूछते थे। शायद वो डर रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी को ना बोल दूँ, या उन्हें डर होगा कि कहीं मैं उनसे नाराज़ ना हो जाऊँ। निकिता सोच रही थी। उधर दूसरे कमरे में दीपक भी सोते सोते यही सोच रहा था कि निकिता ने अपने हाथ पर मेरा नाम क्यों लिख लिया। उसने क्यों कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तब लिखा। और वो क्यों मुझे चाहती है, मुझे इस मामले में साफ साफ पूछना चाहिए। निकिता एक समझदार लड़की है और वो समझती है सब बातें। उसे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दीपक सोच रहा था। अगर कल मुझे मौका मिलेगा उनसे अकेले बात करने का, तो मैं उनसे सारी बात साफ कर दूंगी। वैसे क्या पता वो भी मौका ढूंढ रहे हो मुझसे अकेले में इजहार करने का। निकिता सोच रही थी, बस एक मौका मिल जाए, उसे अपने दिल की बात बता दूंगा और उससे उसके दिल की बात पूछ लूँगा, दीपक सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से आज की रात गुजरी, क्योंकि दोनों ही सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, और अक्सर जिस पल का इंतज़ार होता है वो पल देर से आता प्रतीत होता है। सुबह सब उठ चुके थे, दीपक तो नहा धोकर तैयार हो चुका था। निकिता ने उठकर खिड़की से देखा कि दीपक कहीं जाने की तैयारी में है। उसे लगा शायद वो आज जा रहे होंगे। वो बेचैन हो उठी और जल्दी जल्दी बाहर आ गई। अभी उसके बाल भी बिखरे हुए थे और आंखों में नींद थी, मुंह मुरझाया सा, क्योंकि वो अभी उठ ही रही थी। निकिता ने अपना ब्रश लिया और टूथब्रश करने के बहाने उसकी बातें सुनने लगी। अभी इस हालत में उनके पास जाकर खड़ा हो जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीना जी और सुनीता से दीपक कुछ कह रहा था। दोपहर तक हो जाएगा सारा काम, मैं लौट आऊँगा। अगर ज़्यादा देर हो गई या शाम हो गई तो मेरा घर नज़दीक पड़ता है, वहाँ मैं अब घर चले जाऊँगा और कल सुबह आपको सारे कागज़ दे दूँगा। तहसीलदार की मोहर और हस्ताक्षर तो शुक्रवार को ही लग पाएंगे। आज उनके ऑफिस जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, दीपक बोला। देख लेना जैसा भी होगा, और पूछ लेना किसी से कि जो पहचान पत्र में नाम गलत है वो सही कैसे कराना है, क्योंकि आजकल सब जगह मांग रहे हैं। वोट भी तभी दे पाएंगे जब उसमें सही नाम होगा। सुनीता बोली। चलो ठीक है। और हाँ मीना आंटी, आपने हमारे घर भी चलना है एक दिन, दावत पर। हफ्ता यहीं नहीं गुजार लेना, घूमने आए हो, आज तो काम में फंस गया। कल या परसों आपको अपने घर ले चलूँगा। ठीक है, दीपक बोला। ठीक है, ये काम तो करा पहले, मीना जी बोली। दीपक ने जाते जाते देखा निकिता ने मुंह में ब्रश रखा हुआ है और हमें देख रही है। हाथ भी नहीं हिला रही। ज़्यादा ज़ोर से मत घिसना, गिर जाएंगे तो आफत आ जाएगी। दीपक मुस्कुराते हुए निकिता की तरफ देखकर बोला। निकिता ने शर्माते हुए उन लोगों की तरफ पीठ कर ली। अब वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि दीपक जी शुक्रवार तक कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि तहसीलदार से तय के कुछ कागज़ पर मोहर लगवानी थी और आज शाम तक लौटने की बात भी कही थी दीपक ने। पर दुख भी था कि आज शाम तक वो घर पर नहीं होंगे। लेकिन इस गम को नज़रअंदाज करते हुए निकिता ने फिर मुड़कर देखा। दीपक अपने कंधे पर बैग टांग कर जा रहा था और मीना जी और सुनीता जी बात करते हुए अंदर को जा चुकी थी। अब निकिता को हंसी आने लगी सोचकर। ज़्यादा ज़ोर से मत घिसना, गिर गए तो आफत आ जाएगी। क्या क्या बोलते हैं ये भी, निकिता ने सोचा और पानी से मुंह साफ किया। फिर मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने चली गई, क्योंकि ताई ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करते निकिता कमरे में बैठ गई, जबकि पवन और मुन्ना पड़ोस के घर में चले गए थे खेलने। निकिता अकेले ही बैठी थी। निकिता के शायराना लफ्ज़ आज डगमगा रहे थे। वो बस गुनगुना रही थी, क्योंकि लिखने के लिए कोई डायरी नहीं थी उसके पास। अब उसने मुन्ना का बस्ता ढूंढा और एक पेज फाड़ लिया और पेन न मिलने पर पेंसिल ले ली।
दिन की तन्हाई, शाम का अकेलापन, सब साथ हैं फिर भी है सूनापन। एक गुमनामी सी है ख्यालों में आहट बस आपकी है। जो दिल में बस चुकी वो मुस्कुराहट बस आपकी है। वो लम्हा बीतता ही नहीं जिसमें साथ आप नहीं होते हैं। तुम्हें याद करके हम जागते हैं और याद करके सोते हैं। आगे सोच रही थी लेकिन कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए उसने बस इतना लिखा और पेंसिल वापस रख ली और कागज़ फोल्ड करके अपने पास छिपा लिया ताकि वो दीपक को पढ़ा सके। अब उसका इंतज़ार और बढ़ गया क्योंकि उसने कुछ खास किया था। दोपहर हो चली थी मगर दीपक नहीं आया। समय बीतता गया। निकिता को ये टेंशन थी कि ज़्यादा शाम हो गई तो अपने घर चले जाएंगे। इसी टेंशन में निकिता ने दोपहर का खाना भी कम ही खाया क्योंकि भूख मिट चुकी थी। और जब मीना जी ने कहा कि सो जा, दिन बहुत लंबे हैं, धूप और गर्मी भी है, क्या करेगी उठकर इधर उधर भागकर, मगर उसको कहाँ नींद थी। उसकी नज़र बस खिड़की के बाहर थी। ये सब सोचते सोचते निकिता भूल गई कि सब्जी काटते हुए उसकी कलाई कट गई है। इतने में मीना जी किचन में आ गई। मीना जी ने देखा कि निकिता चाकू हाथ में लिए बैठी है और उसकी कलाई लाल हो रखी थी। ऐसा लग रहा था उसने जानबूझकर अपनी नस काटने की कोशिश की हो। निकिता खुली आंखों में आंसू लिए सोई सोई सी बैठी थी। सब्जी काट चुकी थी, बस कटे हुए टुकड़ों को और काटे जा रही थी। उसने आलू के टुकड़े इतने बारीक कर दिए मानो सब्जी नहीं पराठा बनाना हो। मीना जी जल्दी से गई और निकिता को एक थप्पड़ के साथ उसके ख्यालों से जगाया। पागल हो गई है क्या, ये क्या कर दिया तूने? उसके हाथ को पकड़ते हुए मीना जी बोली। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। निकिता सहम गई। अचानक से पड़े थप्पड़ और ये क्या कर दिया सवाल से डर गई। फिर उसने आलू के बारीक टुकड़े देखे। मैंने जानबूझकर छोटे नहीं काटे, मुझे नहीं पता कैसे कट गए छोटे। निकिता बोली। वो छोड़, ये क्या है? निकिता के हाथ की तरफ इशारा करते हुए मीना जी बोली। ये कैसे हुआ? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। निकिता डरते डरते बोली। तेरा दिमाग तो ठीक है, एक तो हाथ काट दिया, ऊपर से आलू के चावल बना दिए। क्या हुआ तुझे आज? चल पहले डेटोल लगा ले हाथ में, आ जा। अच्छा हुआ कम ही कटाया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता आज। मीना जी बोलते हुए से खींचकर कमरे में ले गई। मीना जी ने निकिता का हाथ साफ करके धोया और फिर एक साफ कपड़े को हाथ से बांध दिया। ध्यान कहाँ था तेरा? मीना जी बोली। वो मैं। निकिता कुछ बोल नहीं पाई, कोई बहाना नहीं था उसके पास। क्या वो में लगा रखा है, बताना, मीना जी ने उसे डांटते हुए कहा। तभी केदार जी भी कमरे में आ गए। क्या हुआ, क्या कर रहे हो दोनों? क्यों झगड़ रहे हो? केदार जी बोले। कहाँ थे आप? अभी कुछ हो जाता तो हाथ कट गया इसका, मीना जी बोली। बस ज़रा सा है मम्मी, मामूली सा कटा है, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? निकिता बोली। ओहो, कितनी ही हिम्मत आ गई अभी अभी इसमें। सब आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। आप थे कहाँ? मीना जी ने केदार जी से पूछा। मैं छत पर था, टहल रहा था, केदार जी बोले। केदार जी ने निकिता के हाथ में बंधा कपड़ा देखा। दिखा कितना कटा है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं पापा, बस खरोच आई है, थोड़ा सा खून देखा, डर गई माँ, कहते हुए निकिता छत की तरफ चली गई। देखा देखा आपने, आपके आते ही जुबान कैसे चलने लगी इसकी। मीना जी परेशान सी होकर बोली। कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, केदार जी बोले। नहीं है बच्ची, वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है और जिस तरह आप उसे समझाते हो उसकी हर जिद मान लेते हो। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मीना जी बोली। कैसी बात कर रही है, समझदार है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगी कि परिवार में कोई मुश्किल आए। केदार जी बोले। मुझे लगता है कि उसे दीपक की शादी का पता चल गया है। मीना जी बोली। नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। केदार जी बोले। तभी तो उसने हाथ काटने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई। मीना जी बोली। कार्ड छिपा देना बोला था ना मैंने, छिपाया नहीं था तुमने? केदार जी बोले। छिपाया तो था। मीना जी बोली। कहाँ? जहाँ भी है अभी निकालो और जला दो, ताकि अगर उसे पता नहीं चला है तो पता चलेगा भी नहीं। केदार जी बोले। मीना जी अंदर कमरे में गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, घबराते हुए मीना जी बोली। क्या हुआ? केदार जी ने पूछा। कार्ड नहीं है वहाँ, मीना जी ने फिर कहा। छिपाया कहाँ था, ढूंढो एक बार, केदार जी ने हिदायत दी। अलमारी के नीचे डाला था, मीना जी बोली। केदार जी का माथा ठनका। पागल थी क्या? वो कोई छिपाने वाली जगह है? उसके हाथ तो लगना ही था। इसका मतलब निकिता को पता चल गया कि दीपक की शादी होने वाली है। केदार जी बोले। तभी तभी उसने आलू भी गलत काटे, ज़रूर पता लग गया होगा। मीना जी बोली। केदार जी छत की तरफ भागने लगे कि वो छत पर क्या करने गई है। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई निकिता आ रही थी। केदार जी रुक गए। मीना जी ने निकिता को बुलाया और पूछा। कोई शादी का कार्ड खो गया है, तुमने देखा क्या? मीना जी निकिता से उगलवाने की कोशिश करने लगी। नहीं तो किसकी शादी का कार्ड आया था? मुझे नहीं पता, निकिता ने जानबूझकर कहा। किसी का नहीं बेटा, मेरे ऑफिस स्टाफ में थी शादी, कार्ड खो गया, तारीख नहीं याद।
कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में ही पूछ लूँगा, केदार जी बोले। निकिता कमरे में चली गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। निकिता ने किताब खोली। अभी उसने दीपक की शादी का कार्ड नहीं निकाला। वो वाली बुक जिसमें वो छिपाया था उसे बैग में सबसे नीचे रख दिया। अब उसने कोशिश की किताब में कुछ शब्द पढ़ने की, मगर कहाँ पढ़ पाती। आज दिन में जब स्कूल से घर आई तब से अभी तक बस दीपक ही उसके ख्यालों में था, और ख्यालों में थे कुछ अतीत के पल। वो अतीत जिसने खूबसूरत पल भी दिए और दुखों के पहाड़ भी। कुछ अच्छा होने की आशा दी तो फिर निराशा भी दी। कैसे लड़ गई वो अपने परिवार वालों से अपने प्यार के लिए, या ये कहो अपने एक तरफा प्यार के लिए, जो कि रिश्तेदारी में भी था और रिश्ता होना मुमकिन नहीं था। निकिता बस किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उसे किताब के बीच में एक पुराने से चॉकलेट का खाली पैकेट मिला, जो कि अब तक साफ सुथरा था। उसे देखते हुए निकिता फिर वहीं चली गई जहां से उसे उसकी माँ थप्पड़ मारकर वापस लाई थी, मतलब अतीत में। उस दिन दीपक शाम को घर आया। सभी बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लाया था, सबको दिया, लेकिन एक बड़ी सी चॉकलेट उसने निकिता को अकेले में मौका देख कर दिया। जब निकिता कपड़े लेने छत पर गई तो दीपक भी छत पर जा पहुंचा। आपके लिए कुछ लाया हूं, दीपक बोला। मेरे लिए क्या लाए हो, निकिता ने पूछा। आंखें बंद करो और हाथ आगे करो, दीपक ने कहा। निकिता ने वैसा ही किया, आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे पास भी आपके लिए एक चीज़ है, पहले आप दो फिर मैं दूंगी। दीपक ने उसके हाथ में एक चॉकलेट रख दी और कहा, अब आपकी बारी। निकिता ने आंखें खोली। वाह, ये वाली चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है। भगवान का शुक्र है मेरा तुक्का सही निकला। मैं तो सभी अच्छे चॉकलेट सामने रखकर गिनती कर रहा था, जिसमें 10 आएगा वो ले जाऊंगा निकिता के लिए, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि ये वाला ले जा। मैं ले आया, हंसते हुए दीपक बोला। ये तुक्का नहीं, दिल की बात है। आपके दिल को वही पसंद है जो मुझे पसंद है, निकिता बोली। पहले से खा लो, नहीं तो कोई आ जाएगा, दीपक बोला। निकिता ने आधी चॉकलेट दीपक को दी और आधी खुद खा ली। पैकेट फेंक दो, जेब में क्यों डाल लिया, दीपक ने पूछा। अरे यहाँ फेंका तो सबको पता चल जाएगा, कहीं अच्छी जगह फेंकूंगी, निकिता बोली। अब निकिता ने जेब में ढूंढा, लेकिन वो कागज़ नहीं मिला जिसमें उसने शायरी लिखी थी। अरे यार, आपको जो देना था वो तो खो गया, कहीं कमरे में ना गिर गया हो। बोलते हुए निकिता ने जल्दी से सारे कपड़े उठाए। लेकिन था क्या, दीपक ने पूछा। आप यहीं रुको, मैं ढूंढ कर लाती हूँ, बोलते हुए निकिता कमरे की तरफ भागी। दीपक ऊपर रुक गया और इंतजार करने लगा निकिता के आने का, लेकिन निकिता नीचे उलझी रह गई। कभी मीना जी तो कभी सुनीता उसे कुछ बोल देती, और पर्ची भी मिल नहीं रही थी। दीपक ऊपर खड़ा खड़ा बस खड़ा ही रह गया। निकिता मम्मी के कहने पर कपड़ों की तह लगाने लगी। दीपक छत पर टहलने लगा। तभी दीपक को छत पर एक कागज़ का टुकड़ा मिला, शायद निकिता की जेब से गिर गया था। दीपक ने उठाया ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि छत पर खड़ा खड़ा वो परेशान हो रहा था, इसलिए उसने कागज़ उठा लिया। अंदर खोलकर देखने वाला था कि सुनीता ने आवाज़ लगा दी। दीपक ने पर्ची अपने जेब में ही डाल ली। निकिता को पर्ची नहीं मिली। ये एक चिंता का विषय था। पता नहीं किसके हाथ लगी होगी, क्योंकि घर के अंदर गिरी होगी तो कोई तो उठाकर पढ़ेगा ही। खैर, ताई और मम्मी तो पढ़ नहीं सकती, मगर पवन और मुन्ना या नेहा के हाथ लग गई तो वो आतंक मचा देंगे, सबको ज़ोर से पढ़कर सुनाएंगे। यही सोचकर निकिता परेशान थी। शाम हो चुकी थी, रात के खाने का समय हो रहा था। पवन, मुन्ना, बबलू, रानी भी आ चुके थे पड़ोस से खेल कूद कर। मीना जी का खाना भी बन चुका था। निकिता दोपहर से परेशान थी, इसलिए उसने कोई काम नहीं करा। फिर उसका हाथ भी तो कटा था। खाना कमरे में लाए, रानी को बोला कि निकिता उनको बुला कर ले आए। पवन, बबलू और निकिता तीनों किताब में नज़र गड़ाए बैठे थे। बबलू और पवन तो एक आवाज़ में उठकर खाना भाग गए। उन्हें तो इंतज़ार था कब माँ खाने को बुलाएगी, मगर निकिता ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है, कैसे नहीं है भूख, चल चुपचाप आजा खाना खाने, वरना तू जानती है तेरे पापा भी नखरे करते हैं, तेरे बिना उनके गले से भी नहीं उतरता। मीना जी खुद कमरे में आकर समझाने लगी, क्योंकि रानी के कहने पर निकिता नहीं आई थी। मम्मी, मन नहीं है खाने का, सब्ज़ी भी गंदी सी बनी होगी, मैंने आलू गलत काट दिए थे, निकिता बोली। मैंने दोबारा काट लिए थे, सब्ज़ी अच्छी बनी है, खाएगी तो पता चलेगा। यहाँ से सोचकर ही कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है तो खाना नहीं खाएगी। चल अब ड्रामे बंद कर और आ जा, मीना जी बोली। निकिता उठी और आ गई खाना खाने। उसे बस यही था कि अभी 1 महीना है दीपक की शादी का, मैं खुद बात करूँगी उनसे। खाना थोड़ा सा खाया, लेकिन मम्मी पापा का मन रखने के लिए खा लिया, वरना बहुत सवाल सामने आते और सबको शक हो जाता कि निकिता ने कार्ड देख लिया। अब निकिता सोने चली गई। निकिता, रानी और पवन सोते थे एक साथ एक कमरे में, और दूसरे कमरे में मीना जी, केदार जी और बबलू। निकिता सोते सोते सोचने लगी आगे की कहानी, कि कैसे उसने उन छुट्टियों में अपने प्यार का इजहार किया और दीपक ने क्या जवाब दिया।
निकिता के वापस बुलंदशहर आने के दिन नज़दीक थे, इसलिए मीना जी को जिद करके दीपक सभी बच्चों के साथ अपने घर ले गया। क्योंकि सुनीता के घर से उसका घर पैदल जाने में आधा घंटा लगता था और रिक्शे में 15 मिनट। दीपक नहीं चाहता था उनको पैदल ले जाए, इसलिए वो कहीं से एक रिक्शे वाले को बुला लाया और मीना जी और दीपक जी और चारों बच्चे उसमें एडजस्ट होकर चले गए। कहीं कहीं दीपक उतर जाता था जहाँ रिक्शे वाले को तकलीफ होती थी चढ़ाई चढ़ने में, यहाँ तक कि भी धक्का भी लगाने लगता था। यही इंसानियत थी और यही खास बात थी दीपक की। दीपक सबकी मदद करता था और सबको खुश रखता था। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, ना ही किसी को बुरा भला कहता था। कौन आदमी पैसे देकर रिक्शा बुक करेगा और फिर पैदल दर्द लगाकर ज़रूरत पड़ने पर धक्का भी देगा? कोई ऐसा करेगा तो वो दीपक की तरह एक अच्छा और सच्चा इंसान होगा, नहीं तो लोग शर्म करते हैं ऐसे कामों में। इसी तरह चलते फिरते दीपक का घर भी आ गया, जहाँ उसके मम्मी पापा और उसकी एक बहन थी। अरे ये तो वही मूछे वाले अंकल हैं जो सुनीता दीदी की शादी में मुझे गुदगुदी लगा रहे थे। बबलू बोला, बेटा पैर छुओ चाचा जी के, मीना जी ने बबलू से कहा। मगर बबलू डरता था उनसे, वो उसे आंसू आने तक गुदगुदाते हैं। अरे बबलू आजा आजा। चाचा जी बोले, नहीं आएगा वो तो घर से ही पूछने लगा था आपके पापा मुझे गुदगुदी तो नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, आजा एक बार मेरी गोदी में, चाचा जी बोले। बबलू उन पर भरोसा करके आगे आया और पैर छुए। इतने में चाचा जी ने उसे पकड़ लिया और गुदगुदाने लगे। चाचा जी को बहुत अच्छा लगता था उसे गुदगुदाना। बबलू भी मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। फिर उसे रोता देख चाचा जी ने उसे छोड़ दिया। सब गुदगुदाने से हंसते हैं, ये पहला बच्चा है जो रोता है, चाचा जी बोले। फिर एक दूसरे के हाल चाल पूछे। चाची जी भी मीना जी से इधर उधर की बातें करने लगी। निकिता के मन में एक ही विचार था, घर तो हमारे घर से भी अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज अंतिम मौका है दीपक जी से बात करने का, क्योंकि अब ये वहाँ तो वापस आएंगे नहीं और कल छोड़कर परसों हम वापस चले जाएंगे। पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया मगर दिल की बात नहीं बताई। शाम तो हो ही चली थी, तरह तरह के पकवान की खुशबू से पेट में चूहे फुदकने लगे थे। खैर जब ताई के घर मौका नहीं मिला तो यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ तो अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। रात भी हुई, खाना भी खाया और एक कमरा दिया गया और सोने की भी तैयारी होने लगी। दीपक और उसकी बहन शिवानी दोनों मीना जी के साथ बैठ गए। थोड़ी देर गपशप तो मार लेते हैं, सोने के लिए थोड़े ही बुलाया है आपको यहाँ, दीपक बोला। शिवानी की उम्र निकिता से 1 साल ज़्यादा थी, लेकिन दिखने में वो निकिता से छोटी लग रही थी। वो भी निकिता के साथ बैठ गई और बात करने लगी। बबलू और रानी तो मदमस्त होकर सो गए, मगर पवन बिस्तर में लेटकर अधखुली आंखों से सब देख और सुन रहा था। आपकी मम्मी कहाँ हैं? गपशप मारनी होगी, उनसे मारूंगी। तुमसे तो रोज़ ही मार रहे हैं और मुझे पता है तुम बोलोगे, मैं सिर्फ सुनूंगी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मीना जी मुस्कुराते हुए बोली। चलो आज आप बोलो, मैं सुनूंगा, आज आपका दिन है, दीपक बोला। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारी तरह कहानियां बनाना मुझे नहीं आता, मीना जी बोली। जब आता नहीं बोलना तो सुनना ही पड़ेगा ना। अगर सिर्फ सुनना नहीं है तो बोलना भी सीखिए। ज़माना बदल रहा है, यहाँ चुप रहने वालों को ही लोग सुनाते हैं, दीपक बोला। मीना जी उसकी बात सही सही से समझ रही थी। उसका आशय यह था कि जो ज़माने के लोग सुनाते हैं, बात बात पर ताना देते हैं, उनको जवाब देने लगो तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, मगर चुपचाप सुनोगे तो उनकी हिम्मत बढ़ने लगती है। बात का अर्थ तो मीना जी समझ गई, मगर ये बात दीपक ने क्यों बोली ये समझ नहीं आया, क्योंकि अभी कोई इतना सीरियस टॉपिक नहीं था जितनी गहरी उसने बात बताई। साथ ही बेटे शिवानी और निकिता की अलग ही गपशप चल रही थी। तो वहाँ कोई चिड़ियाघर नहीं है, यहाँ तो पास ही में है चिड़ियाघर। वहाँ बाघ, शेर और भालू भी रहते हैं और लंबे पूंछ वाले बंदर भी, शिवानी बोली। हमारे यहाँ बंदर बहुत घूमते हैं और पता है हमारे पड़ोसियों के कुत्ता है, वो सब बंदरों को भगा देता है। एक दिन हमारी छत में से एक बंदर नीचे कूदा, वहाँ हमारे पड़ोसियों का टॉमी भी था। उसने उसे पकड़ लिया, उसकी पूंछ को पकड़ लिया। बंदर ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और टॉमी ने उसे छोड़ दिया। टॉमी के गाल पर उसके नाखून लग गए, खून आने लगा था, लेकिन फिर भी टॉमी उसके पीछे भागा, निकिता बोली। दोनों लड़कियों की बातें निराली थी। कुत्ते, बिल्ली, बाघ, बकरी, उल्लू रात को देख सकता है, दिन में अंधा हो जाता है तक पहुंच गई। चुप रहो उल्लुओं, कैसी बातें कर रहे हो जानवरों की? एक दूसरे के बारे में पूछो, एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे के दोस्तों के बारे में पूछो। जंगली जानवरों की बातें करने में लगी हुई हो, दीपक बोला। ठीक तो है, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मीना जी बोली। तो किसी ने यह नहीं बताया कि चमगादड़ रात को पेड़ पर उल्टा लटकता है और लोगों का खून चूस लेता है, और चुड़ैल रात को सफ़ेद साड़ी पहनकर घूमती है, उसके पैर उल्टे होते हैं, दीपक बोला। भाई चुप कर ले, ऐसी डरावनी बातें हम नहीं करते, बस तू ही कर सकता है। मैं तो जा रही हूँ कमरे में, वरना रात भर चुड़ैल आएगी, शिवानी ने दीपक से कहा।
ठीक है दीदी, आराम से सोना और इसकी बातें मत सुनना, ये कुछ भी बोलता रहता है, शिवानी ने निकिता से कहा और सोने चली गई। ठीक है, हंसते हुए निकिता बोली, इनकी बात सुनने ही तो मैं यहाँ आ गई, वरना ऐसे किसी के घर जाने का मन किसका करता है। निकिता मन ही मन खुद से बोली। अब तक पवन को भी नींद आ चुकी थी। मीना जी, दीपक और निकिता की गपशप खत्म नहीं हो रही थी। चलो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। हाँ जी मैडम, आप भी गौर फरमाइए, निकिता से बोला। दिन की तन्हाई, शाम का अकेलापन, सब साथ हैं फिर भी है सूनापन। एक गुमनामी सी है ख्यालों में आहट, बस आपकी है। जो दिल में बस चुकी वो मुस्कुराहट, बस आपकी है। दीपक ने वो पर्ची पढ़ ली थी उस दिन, वो समझ गया था ये निकिता ने लिखा है। 2-3 बार पढ़ी तो लगभग याद हो गया था। निकिता चौंक गई। उसे पता था ये उसने उसके लिए लिखी थी। आगे भी होगा कुछ, निकिता बोली। आगे मुझे याद नहीं, आपको है तो सुना दो, दीपक बोला। निकिता ने बिना किसी गौर फरमाने की नुमाइश की है, शायरी बोल दी। वो लम्हा बीतता ही नहीं जिसमें साथ आप नहीं होते हैं। तुम्हें याद करके हम जागते हैं और याद करके सोते हैं। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला आगे का, मीना जी बोली। मैंने भी पढ़ी थी, निकिता ने जल्दी से बहाना लगाया। दीपक ने थोड़ी मुस्कुराहट भरी नज़रों से निकिता की तरफ देखा। वैसे आपने कहाँ पढ़ी थी ये शायरी, दीपक बोला। किताब में, निकिता बोली। बताती क्यों नहीं, आपको शायरी पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, यह आपकी ही रचना है ना, दीपक बोला। निकिता को शर्म आती थी, इसलिए उसने अपने परिवारजनों को नहीं बताया था कि वो कविता लिखने की शौकीन है। हाँ, शौक़ है पढ़ने का और लिखने का भी, एक राहत भरी सांस लेते हुए निकिता बोली। अब उसे इंतज़ार था तो उसकी मम्मी की प्रतिक्रिया का। उसने सोचा था, अगर मम्मी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगी तो कबूल कर लूँगी, अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगी तो मजाक में टाल दूँगी। मगर उसकी मम्मी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो तो ऊँघ रही थी। किसके लिए लिखा था, दीपक बोला। निकिता को बड़ी टेंशन होने लगी क्योंकि दीपक वो सब सवाल उससे उसकी मम्मी के सामने पूछ रहा था जो निकिता चाहती थी कि अकेले में पूछे। यूं ही अकेले बैठी थी, निकिता ने जवाब दिया। आपको कैसे बताऊं कि आपके लिए ही लिखी है, काश ये सवाल आपने अकेले में पूछा होता। निकिता सोच रही थी। मैं जानता हूं तुम मुझे यही पर्ची देने वाली थी उस दिन, लेकिन क्यों देना चाहती थी ये पक्का नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही हो। अभी पूछूं भी कैसे कि उस दिन तुम क्या देना चाहती थी। मम्मी आपकी पास बैठी हैं। दीपक सोच रहा था, अकेले बैठा करो, अकेले बैठकर अच्छा लिख लेती हो, दीपक बोला। आंटी को नींद आ रही है, चलो मैं भी चलता हूँ, दीपक बोला और उठकर जाने लगा। सुनिए, एक तकिया मिलेगा, निकिता बोली। अभी लेकर आया, 1 मिनट, दीपक बोलकर तकिया लेने चला गया। लो तकिया, दीपक तकिया लाया और निकिता को पकड़ाते हुए बोला। एक तरफ तकिया निकिता ने पकड़ा था तो दूसरा सिरा दीपक ने। निकिता दीपक को देख रही थी। वो चाहती थी थोड़ा और रुके दीपक और थोड़ी बातचीत सुनूं उसकी, और ये बात निकिता की आंखें साफ जाहिर कर रही थी। निकिता के दिल की बात उसके चेहरे पर पढ़ी जा सकती थी। दीपक ने तकिया अपने हाथ से धीरे से छोड़ दिया क्योंकि वो अब ज़्यादा देर नज़र नहीं मिला सकता, ना ही उसकी नज़रों के सामने रह सकता था। निकिता की आंखों में उसके सपने थे, उसकी ख्वाहिशें थी। दीपक जिससे दूर भागने की हर पल कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना, ठीक है कहकर दीपक वहाँ से भाग निकला। निकिता उठी, उसे जाते हुए देखने लगी। दीपक जाकर दूसरे कमरे में घुस गया। अब निकिता ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। मम्मी भी सो चुकी थी। लाइट बंद करके निकिता भी लेट गई। अगली सुबह निकिता जल्दी उठ गई और अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए वो छत पर चली गई हवा खाने। सुबह के करीब 5 बजे थे। अभी सिर्फ दीपक की मम्मी ही उठी थी जिन्होंने किचन का काम शुरू कर दिया था। निकिता छत पर गई तो वहाँ उसने देखा एक चटाई बिछाकर कोई व्यायाम कर रहा था। वो कोई और नहीं, दीपक ही था। निकिता भी टहलने लगी, धीरे धीरे छत पर ही। अरे निकिता, तुम इतनी सुबह, दीपक बोला। जी, गर्मी लग रही थी, नींद भी खुल गई तो सोचा छत पर सैर कर लूँ, निकिता बोली। उत्तम विचार, सुबह सैर करनी भी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, दीपक ने कहा। हाँ, ये तो बात है, निकिता बोली। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मौका नहीं मिल पा रहा था किसी के सामने, नहीं कर सकती ना सारी बात, दीपक बोला। कहिए ना, निकिता ने उत्सुकता में पूछा। वो क्या पूछूं, कैसे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह सुबह ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ना, दीपक बोला। जो भी बात है खुल कर कहिए, फिर आप ही तो कहती हैं हम दोस्त हैं बहुत अच्छे। दोस्तों से कैसा शर्माना, निकिता बोली। कुछ कहूँ इससे पहले पूछना था कि जो उस दिन तुम मुझे चॉकलेट के बदले देने वाले थे वो क्या था, दीपक बोला। वही शायरी जो आपने कल रात सुनाई।
लेकिन आपको कहाँ से मिली वो पर्ची, निकिता ने पूछा। शायद उस दिन कपड़े उतारते हुए आपकी जेब से गिर गई थी। आप छत पर तार से कपड़े उतार कर जब ले गई उसके बाद गिरी मिली मुझे। आपका इंतज़ार करता रहा छत पर, मगर आप आई नहीं, दीपक बोला। ओह माफ़ कीजिएगा, मुझे आने का मौका नहीं मिला, निकिता बोली। कोई बात नहीं, बस सवाल आपसे ये था कि शायरी किसके लिए लिखी थी, दीपक ने पूछा। जिसको देने की कोशिश की थी उसी के लिए, आपके लिए ही लिखी थी, निकिता बोल पड़ी। अभी वो किसी भी तरह के मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मगर क्यों, दीपक थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। ऐसे ही, निकिता अब भी मुस्कुराकर बोली। हाथ पर मेरा नाम लिखना, मेरे लिए शायरी लिखना, क्यों करती हो ये सब? जवाब दो निकिता, क्यों करती हो ये सब? दीपक के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो निकिता को अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। पता नहीं बोलकर निकिता जाने लगी, क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगा ये सब सवाल बहुत ही प्यार से पूछे जाएंगे और बहुत रोमांटिक तरीके से सोच समझकर इसके जवाब दिए जाएंगे, जैसा फिल्मों में होता है। मगर ये कोई फिल्म नहीं थी, जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। दीपक ने निकिता का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया। अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे सवालों के जवाब अधूरे हैं अभी। कुछ सवालों के जवाब अधूरे ही बेहतर होते हैं, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, निकिता बोली। कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो, दीपक बोला। बस यही कि आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, निकिता गुस्से में बोल पड़ी और रोने लगी। चुप हो जाओ प्लीज़, रोना बंद करो, दीपक बोला। निकिता सिसकी लेते हुए फिर बोली, और मुझे लगता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो। निकिता प्लीज़, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना ही हमारी शादी हो सकती है। हम ज़माने की नज़र में मामा भांजी हैं और रिश्तों में शादियाँ नहीं हुआ करती, दीपक समझाते हुए प्यार से बोला। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप साथ दो तो कोई भी मुश्किल पार हो सकती है, निकिता बोली। निकिता, मजबूरी को समझने की कोशिश करो। और वैसे भी एक बात आपको बता देता हूँ, डॉक्टर ने मुझे 30 साल तक शादी करने से मना किया है और अभी 6 साल हैं, तब तक तुम्हारी शादी किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगी, दीपक बोला। मैं करूँगी ही नहीं शादी, मैं आपके 30 साल के होने का इंतज़ार करूँगी, निकिता बोली। तुम पागल हो गई हो क्या? खाम का अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जाने दो बर्बाद, मगर ये तो बताओ 30 साल तक मना क्यों किया डॉक्टर ने, निकिता बोली। वो मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण अभी बहुत सी चीज़ का परहेज़ है, जैसे ज़्यादा तला भुना खाना, घी, चिप्स वगैरह। और सबसे बड़ा परहेज़ तो यही है कि शादी 30 साल तक नहीं करनी। कारण पूछा तो डॉक्टर से इस परहेज़ का, तो ना जाने क्या एंजाइम, हार्मोन्स, लाल ग्रंथि, ना जाने क्या क्या कहने लग गए। सब दिमाग के ऊपर से उड़ गया। याद रहा तो बस, शादी नहीं करनी, उससे पहले शादी से जान को खतरा है मेरी, दीपक बोला। ओह, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगी आपके 30 साल का होने का, तब तक मैं भी 20 साल की हो जाऊंगी, निकिता बोली। शादी भले ही 20 बरस में करना, मगर मेरा इंतज़ार मत करना। सुना है इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, दीपक बोला। जानती हूँ बहुत लंबी होती हैं। सुनीता दी की शादी से ही मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार कर रही थी ताकि आपसे मुलाकात हो। बहुत लंबी थी घड़ियाँ, समय थम थम के गुजर रहा था, रातें अटक सी जा रही थी, निकिता बोली। आप उम्र के हिसाब से उम्र से पहले बड़ी हो गई हो, इतनी गहरी बातें, उफ। समझदार भी हो जाइए अब, थोड़ी नादानी है आप में, दीपक बोला। क्या करूं, नादान दिल है मेरा, ये चाहता नहीं नादानी छोड़ना, निकिता बोली। लेकिन मुझसे शादी का ख्याल तो आपको एक न एक दिन इस दिल से निकालना ही पड़ेगा ना, दीपक बोला। नादान दिल है लेकिन ज़िद्दी भी, ये ख्याल तो नहीं निकलेगा। कोशिश रहेगी आपके ख्यालों में भी हम आने लगें, जैसे मेरे ख्यालों में हरदम आप रहते हैं, निकिता बोली। और यदि मैं कहूँ कि मेरे ख्यालों में कोई और रहती है तो, दीपक बोला। आप कहो, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मगर मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, निकिता बोली। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ कह दूँ तो, दीपक बोला। मुझे लगता है आप भी मुझसे ही प्यार करते हैं, निकिता बोली। तभी नीचे से आवाज़ आई, दीपक बेटा आजा नीचे, चाय पी ले। लो माँ ने चाय बना दी, चलो आ जाओ, दीपक बोला और चटाई उठाकर एक किनारे रख दी। मेरे सवाल का जवाब तो दो, कौन है जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके ख्यालों में है, निकिता बोली। आप नहीं जानती उसे, चलो आ जाओ अभी, बाकी बातें बाद में, दीपक कहते हुए चला गया। बेचारी निकिता परेशान हो उठी कि उनको किसी और से तो प्यार नहीं, वैसे ही मजाक कर रहे होंगे मुझे चिढ़ाने के लिए। कोई होती तो बता नहीं देते अभी, खुद से कहते हुए निकिता मुस्कुराई और छत से उतरने लगी। दिल में सुकून था, एक राहत थी। उसने जो कहना था वो दीपक को कह चुकी थी, बस अब इंतज़ार था तो उसके जवाब का। निकिता कमरे में आई। दीपक की मम्मी और मीना जी दोनों बैठकर चाय पी रही थी। तेरी चाय भी रखी है उधर, पी ले, मीना जी ने पास में ही रखी टेबल की तरफ इशारा किया। निकिता ने अपनी चाय उठाई और मीना जी के पास ही आकर बैठ गई। कहाँ से आ रही है, मम्मी जी ने धीरे से पूछा।
गर्मी लग रही थी, हवा खाने गई थी छत पर। निकिता ने कहा, तो दिन का खाना खाकर जाओगे आप लोग? अभी जाकर क्या करोगे? अपने घर तो आपने कल जाना होगा। दीपक की मम्मी ने मीना जी से कहा, नहीं बहन जी, हम बोल कर आए हैं, दिन का खाना वो बनाएंगे और समय पर पहुंचना ठीक है, शाम को देर भी हो जाती है फिर। मीना जी बोली, अब मेहमानों की बात क्यों टालते? ज़्यादा जिद ना करते हुए दीपक की मम्मी ने उनको नाश्ते में आलू के पराठे खिलाए, मगर दीपक के लिए सिंपल रोटी पकाई थी। निकिता ने जानबूझकर पूछा उसकी मम्मी से, आंटी जी सिंपल रोटी किसके लिए बना रही हैं आप? अरे हमारे दीपक के लिए, उसे डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा तला भुना खाने को। दीपक की मम्मी बोली। निकिता को दीपक की बात तब हल्की फुल्की मजाक लगी थी, पर अब यकीन आ गया था दीपक ने जो भी बताया था सब सच था। सब लोगों ने नाश्ता किया और मीना जी ने जाने की तैयारी कर ली और विदाई लेने लगी। निकिता सोच रही थी दिन में खाकर जाते तो अच्छा था, लेकिन मम्मी के आगे किसी की नहीं चलती थी। मीना जी ने दीपक से कहा कि हमें छोड़ दीजिए। रास्ता याद नहीं था मीना जी को। आज दीपक को रिक्शा भी नहीं मिला। दीपक उन्हें पैदल ही ले गया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पैदल। पसीना पसीना हो गए थे सब। मैं कह रहा था शाम को चले जाना छाँव में, मगर माने नहीं आप। दीपक आगे आगे चलकर कह रहा था, कोई बात नहीं, धूप भी खानी चाहिए कभी कभी। मीना जी बोली, रुक जाते तो क्या हो जाता? दीपक बोला, तो क्या हुआ, मिल लिए बहुत है, तुम आना अब हमारे बुलंदशहर। मीना जी बोली, ज़रूर आऊँगा जब भी मौका मिलेगा। दीपक बोला। दीपक ध्यान दे रहा था। निकिता थोड़ा नाराज़ लग रही थी, शायद सुबह की बातों को सोचकर परेशान थी। टू बी कंटिन्यूड।